गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक लोड शेयरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, पिछली बार तो हमने देख लिया था दैट इज कॉल्ड योर द स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग, और दूसरा में हमने देखा क्या, डायनेमिक लोड शेयरिंग एंड, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये जो डायनेमिक लोड शेयरिंग एंड बैलेंसिंग है, इसमें क्या यूज होता है, डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल यूज होता है। 3 मॉडल आपको बताया था। ठीक है, तो डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल में जो एक्चुअल में जो होता है, सपोज करो 4 सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्कआउट करता है, अपना वर्कआउट किया और ये बाहर आ गया, अपना वर्कआउट किया और ये बाहर आ गया। तो इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ही रिसोर्सेज की यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बाद में ये शेयरिंग नहीं करेंगे, शेयरिंग करते हैं, लेकिन कब, जब ये खुद का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं तब। ये होता है डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल। इस तरह के जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा हुआ विच इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी अमंग प्रोसेस, ये किसी से इंटरडिपेंडेंसी नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो कि इसका अपना थ्रूपुट होगा, अपना कंप्लीशन टाइम होगा, और ये दैट इज कॉल्ड द फेयरनेस टू द यूजर प्रोसेस। मतलब हर यूजर प्रोसेस के पास ये क्या करेंगे, अपना ये फेयरनेस डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये फेयर रहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं फेयरनेस, जो यहाँ पर कर रहा है वो लोड बैलेंसिंग के टर्म आउट में कर रहा है कि अगर ये फेयर है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये आपस में ये लोड बैलेंसिंग है, लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहता है और प्रोसेस को ये माइग्रेट करके रखा है। ठीक है, तो अब जो पॉइंट आता है डेट इज कॉल्ड, इसमें 2 तरह के एल्गोरिदम यूज होते हैं, एक तो सेंडर इनिशिएटेड एल्गोरिदम और एक रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिदम। क्योंकि देखो डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल है, ध्यान से समझो ये क्यों एल्गोरिदम ये दोनों आया, सेंडर और रिसीवर क्यों आया। ध्यान से देखो, डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल है, ठीक है भाई, ये है, ये अपना काम क्या निकल गया, ये अपना काम क्या निकल गया, ये अपना काम क्या निकल गया, ये अपना काम क्या निकल गया। बट कभी ना कभी जब ये प्रोसेस सारे एग्जीक्यूट कर जाएंगे और सिंपल अपना काम वर्कआउट करके ये बैठा हुआ होगा, तो किसी न किसी को तो सेंड करेगा ना वो, क्योंकि भाई ये है कि एक्चुअल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो किसी का ना किसी को तो सेंड करेगा। जब ये सेंड करेगा तो इस एल्गोरिदम के थ्रू सेंड करेगा, जब कोई दूसरा सिस्टम रिसीव करेगा तो इस रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिदम के थ्रू ये रिसीव करेगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब सेंडर पुश मॉडल के थ्रू वर्कआउट करता है और रिसीवर पुल मॉडल के यूज पर रिसीव करता है। और उसके बाद ये प्रोबिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके कि छोटे छोटे स्मॉल क्यू लेंथ पे वर्कआउट करता है। जैसे मल्टी कास्ट आप पढ़े होगे, यूनिकास्ट और मल्टी कास्ट, तो उस पर यह वर्कआउट करता है। ये हाईली लोडेड सिस्टम पे भी ये लाइटली लोडेड सिस्टम पर भी ये अच्छा वर्कआउट कर लेता है। कौन, सेंडर इनिशिएटेड एल्गोरिदम। और ये एवरेज वेटर और रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिदम में ये मोर स्टेबल होता है और ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अगर मैं इसका टर्न अराउंड टाइम की मैं बात करूं, तो जब आप इसका टर्न अराउंड टाइम देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका m इंटू, अगर नो लोड बैलेंसिंग है तो m डिवाइडेड बाई m इंटू 1। ठीक है, सॉरी m+1, ये m+1 है। और अगर सेंडर इनिशिएटेड एल्गोरिदम रहेगा तो आपके ये डॉटेड लाइन वाला है, और रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिदम रहेगा तो ये छोटे छोटे डॉट वाले हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ है ये। ठीक है, कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। अब आते हैं, ये छोटा सा पॉइंट था इसमें, हालांकि जो डिसजॉइंट प्रोसेस मॉडल है वो उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को ये ज़्यादा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को ये बीट करता है। नाउ इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डीएफएस। दैट इज कॉल्ड डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये जो फाइल सिस्टम है वो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जो एक नाम दिया गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में मतलब होता है फाइल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डीबीएमएस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सिस्टम है तो आप किसी भी फाइल्स को वो स्टोरेज करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएट के लिए, डिलीशन के लिए, और उस पर मॉडिफिकेशन के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स के लिए, और रिट्रीवल के लिए। तो डीएफएस क्या है, इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फाइल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ फिजिकली डिस्पर्स स्टोरेज साइट बट विच प्रोवाइड अ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम व्यू फॉर यूजर्स, दैट इज कॉल्ड फाइल क्रॉसिंग सिस्टम, दैट इज द बाउंड्री इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में,
जो कि डिज़ाइन है और डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DFS, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हम एक एक करके आगे देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड इट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी सर्विसेज इन अ DFS, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ नेमिंग सर्विसेज। और दूसरा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, यूज़ ऑफ कैचिंग एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडवांटेजेबल बनाया गया, ताकि अगर एक डेटाबेस अगर बेकार भी हो जाए तो वो रेप्लिकेशन टेक्निक के थ्रू ही वो डेटा किसी दूसरे सिस्टम से वो ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये समथिंग रेप्लिका मैनेजमेंट होता है, डेट इज कॉल्ड RM, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DFS? DFS की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला तो क्लाइंट, डेट इज कॉल्ड द लॉगिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब हर किसी को लॉगिन आराम से मिल जाए, उसको बोलते हैं एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फाइल डिस्पर्स होना चाहिए, मतलब फाइल को आराम से एक जगह से दूसरे जगह पे फिजिकल लोकेट कर दे, जो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दे, ठीक है। सेकंड होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूज़र, दैट इज कॉल्ड द डिज़ायरेबल टू सपोर्ट एट द ट्रांजैक्शन लेवल। और होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फाइल, जो कि रेप्लिकेशन को मेंटेन करे। और सबसे बड़ी बात है, जब कभी भी इस तरह से किसी भी फाइल को चेंज करते हैं या उसको किसी पे रीड करते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर एटॉमिक प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। और वो एटॉमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, अगर कोई एटॉमिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर या तो 100% एग्जीक्यूट करेगा, 100% एग्जीक्यूट करेगा, या तो कोई भी ट्रांजैक्शन 100% एवॉर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एटॉमिक प्रोसेस। मतलब करेगा तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये होता है क्या, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DFS, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DFS है। अब इसके डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी DFS डिज़ाइन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि उसके क्या डायरेक्टरी सर्विसेज होंगे, उसको एक्सेस किस तरह से मिलेगा, तो इसका मतलब ऑथराइजेशन सर्विस कैसे देंगे। तो एक्सेस के लिए 3 पॉइंट दिया गया। फर्स्ट वन इज द सीक्वेंशियल एक्सेस, देन फिर डायरेक्ट एक्सेस, और फिर इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसको ICA बोलते हैं, ठीक है। इसमें की के थ्रू, इंडेक्स मतलब एक तरह से की हो गया जो एसोसिएट होता है हर डेटा ब्लॉक के साथ, और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस जो कि फाइल पोजीशन को मेंटेन करता है जब ओपन होगा तब। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस जो कि कहते हैं इसको एक्सप्लिट रेफरेंस करते हैं, जो कि हर बार वो क्या देता है, फिक्स्ड साइज डेटा यूनिट्स देगा बाय देयर द ब्लॉक नंबर। तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन करने के लिए कुछ सर्विसेज होते हैं जिसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ अ फाइल सिस्टम। तो डायरेक्टरी सर्विसेज है, अब जाहिर सी बात है कि किसी भी फाइल सिस्टम में अगर वो डायरेक्टरी सर्विसेज यूज हो रहा है तो उसमें वो अपनी उसकी नेमिंग रिजोल्यूशन कन्वेंशन होगी, उसमें किसी फाइल को एडिशन करना होगा, उसमें फाइल को डिलीशन करना होगा। उसके बाद आता है आपका ऑथराइजेशन सर्विसेज, जो कि कैपेबिलिटी, उसके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सारा उसमें किस में आता है, ऑथराइजेशन सर्विसेज में आता है। और थर्ड वन इज द फाइल सर्विसेज। फाइल सर्विसेज में 2 मेन पॉइंट आते हैं, दैट इज द ट्रांजैक्शन और बेसिक। ट्रांजैक्शन में कंकरेंसी एंड रेप्लिकेशन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल मैं आपको आगे बताऊंगा, रेप्लिकेशन मैनेजमेंट भी मैं आपको उसमें आगे बताऊंगा, ठीक है। और सिस्टम सर्विसेज में क्या होता है, उसका डिवाइस का नाम, उसका कैच और उसका ब्लॉक मैनेजमेंट। तो दीज आर द एक्चुअल DFS डिज़ाइन, और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं वो आपको बताया इसमें, ठीक है। अब नाउ DFS क्या क्या सर्विसेज देता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टरी को, अगर ऑथराइजेशन को, अगर फाइल को, अगर सिस्टम को अगर एक तरह से हायरार्की में देखा जाए तो वो इस तरह से हायरार्की रहता है। किसी भी क्लाइंट सबसे पहले अपना डायरेक्टरी, देन फिर ऑथराइजेशन, देन फिर फाइल सर्विस, देन फिर सिस्टम सर्विस, और ये फिर बैक जाएगा और फिर ये वापस क्लाइंट पे आ जाएगा। बट अगर ये हुआ मेन प्रोसीजर, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में क्या आता है, या तो क्लाइंट आएगा और नहीं तो फिर ये फाइल सर्विस आ जाएगा। ये आपस में वर्कआउट करते रहता है, ये आपस में ही वर्कआउट होते रहता है, ठीक है। तो दीज आर द मेन सर्विसेज ऑफ द DFS, ठीक है, जिसको बोलते हैं माउंटिंग। एक्चुअल में 3 तरह की माउंटिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल माउंटिंग जो होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन, एक होता है ऑटो माउंटिंग, आपको मैं और बता दूँ, ऑटो माउंटिंग। एक होता है बूट माउंटिंग, ठीक है, और एक होता है एक्सप्लिसिट माउंटिंग, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट माउंटिंग। तो जो ऑटो माउंटिंग होता है
वो क्या होता है खुद से ही, ठीक है। जब कोई क्लाइंट किसी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर खुद ही उसको अपना फाइल सेंड कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो माउंटिंग। एक होता है बूट माउंटिंग, कुछ ऐसे फाइल होते हैं सिस्टम्स में जो ऑटोमेटिक ही रन करते हैं, ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड द बूट माउंटिंग। एक होता है एक्सप्लिसिट माउंटिंग, जब कोई भी यूजर्स किसी सिस्टम, किसी रिमोट एरिया में किसी को सिस्टम कॉल करता है, या अगर खुद का लॉगिन अगर लोकल सिस्टम पे रिमोट एरियाज़ में अगर किसी को कॉल कर रहा है थ्रू द सिस्टम कॉल, तो उस तरह के माउंटिंग को बोलते हैं एक्सप्लिसिट माउंटिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह के माउंटिंग्स होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे तो है अभी ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर आगे बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो रेप्लिकेशन मैनेजर है दैट इज़ कॉल्ड आरएम, वही से अब हम कंकरेंसी कंट्रोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी टीपीएस में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में, ये एक्चुअल में टीपीएस है पूरा का पूरा, ठीक है, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर इस तरह के सिस्टम में अगर आप किसी भी क्लाइंट्स, कोई भी क्लाइंट्स अगर फाइल को एक्सेस करता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेटर डिज़ाइन होता है। ये कोऑर्डिनेटर के अंदर 3 वर्कआउट करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन मैनेजर दैट इज़ कॉल्ड टीएम, एक शेड्यूलर दैट इज़ कॉल्ड एससीएच, और एक ऑब्जेक्ट मैनेजर दैट इज़ कॉल्ड ओएम। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है कि जब आपस में कोई भी कम्युनिकेट करेगा तो कितने तरह के आपने ट्रांजैक्शन किया है वो इसको मैनेज करता है टीएम। उस ट्रांजैक्शन को कौन शेड्यूल करेगा, तो आपका शेड्यूलर। और ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या करता है, जो रेप्लिकेशन होती है फाइल में, ठीक है, उसको कौन मैनेज करता है, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर मैनेज करता है। तो ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा कोई नहीं कि एक ही क्लाइंट्स होता है, एक से ज़्यादा क्लाइंट्स होता है, तो आपस में क्या करेगा, सब लोग कम्युनिकेट नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन मैनेजर कम्युनिकेट करता है, बाकी तो सब आपका शेड्यूलर है। और ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या है, रेप्लिकेशन मैनेजर एक्चुअल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेटर है ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, कर तो रहा है ट्रांजैक्शन, किसके लिए, इस क्लाइंट को, इस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एक तरह का फाइल है, बट ये सारा का सारा कोऑर्डिनेटर कहीं ना कहीं इस कंकरेंसी कंट्रोल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक्चुअल में कंकरेंसी कंट्रोल है क्या। तो मैं बताऊं कंकरेंसी कंट्रोल क्या है कि जैसे बहुत सारा यूज़र कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो सारे प्रोसेसिंग को एक तरह से सिंक्रोनाइज कर दे, उसके इंसर्शन को, उसके डिलीशन को, उसके अपडेशन को, उसके उसमें री राइट करने को, उसमें री रीड करने को, जो उसको सिंक्रोनाइज करते वही कंकरेंसी कंट्रोल माना जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ अगर मेंटेन है तो कहीं ना कहीं आपकी एटॉमिसिटी मेंटेन है। इस एटॉमिसिटी का कहने का क्या मतलब हो गया, आपको पहले बता दिया कि ये वॉट हो जाए या ना हो जाए, ठीक है। और आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, सेकेंडरी हो जाती है फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द एटॉमिसिटी। यही है कंकरेंसी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो एक वैलिडेटिंग फेज में आना चाहिए, और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है और वैलिडेट हुआ है बिफोर इट्स इफेक्ट टू द परमानेंट, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी और ट्रांजैक्शन वैलिडेट होना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर। और अगर एक बार ट्रांजैक्शन अगर वैलिड हो गया तो इसका मतलब है कि गारंटी है कि वो कमिट ही करेगा, ठीक है, दूसरा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है डेटा एंड फाइल रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डेटा एंड फाइल रेप्लिकेशन एक्चुअल में क्या है कि ये एक तरह का आर्किटेक्चर है, जैसे कि रेप्लिकेशन ऑफ मैनेजमेंट का ये आर्किटेक्चर है कि जब कोई क्लाइंट अपना फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर को जब रन करता है, ठीक है, तो वो आपस में ही क्या करते रहता है, कोऑर्डिनेट करता है, ताकि अगर एप्लीकेशन मैनेजर फेल भी हो जाए तो ये क्या करे, आपस में ये कोऑर्डिनेट कर ले, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरह का डेटाबेस, अगर यहाँ पर एक डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस में किसी लोकल लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो क्या इसका डेटाबेस इसको एक्सेस कर लेगा, एक्सेस तो करेगा, लेकिन किस टेक्नोलॉजी से करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन मैनेजर, वही इसका मेन वर्क, वही बोल रहा डेटा एंड फाइल रेप्लिकेशन फॉर द यूज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एटॉमिक अपडेट प्रॉपर्टी। इसके कुछ एक्सेस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि उसका रीड ओनली, रीड वन, उसी तरह से राइट का अगर राइट ऑल करेगा या राइट ऑल अवेलेबल होगा या राइट वन प्राइमरी होगा, इसके सारे उसका अपना ट्रांजैक्शन का अपना ये कोरम होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।